वैसे इसके अलावा लिबियों वाला ड्रामा भी बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया था। सिनेबक ने मुस्कुरा कर कहा, थाईलैंड के माशरे और उसके आदमी के अलावा गिरोह का कोई दूसरा फर्द इस हकीकत से वाकिफ नहीं था कि उन डिब्बियों में बेजरर गोलियां हैं। वो डिब्बियां जिस प्लास्टिक नुमा शय से बनाई गई थी वो मेरे साइंसदानों की एक हैरत अंगेज इजाद है। इन डिब्बियों में वो गोलियां इसलिए रखी गई थी कि इन्हें आसानी से ना खोला जा सके। इस काम में जितने भी दिन लगते उतना ही अच्छा था। दुनिया में खौफो हरास बढ़ता ही रहता, लेकिन एक इत्तेफाक के सहारे अमेरिका इन डिब्बियों को खोलने में कामयाब हो गया था। फारूक को किसने गोली मारी थी? फरीदी अचानक सवाल कर बैठा। मेरी तंजीम के एक आदमी ने। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मिस्र के पास भी वो डिब्बियां पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो ताकत का तवाज़ुन बराबर हो जाता। अमेरिका के पास भी वो ताकत होती और मिस्र के पास भी। ऐसी सूरत हाल में ना तो अमेरिका गरज सकता था और ना ही मिस्र को बढ़ चढ़कर बोलने की हिम्मत होती। नतीजा ये कि इतना खौफ और हरास ना फैलता जितना सिर्फ अमेरिका के पास कुव्वत होने की वजह से फैला। मगर इन डिब्बों में ताकत थी ही कहाँ? हमीर बोल पड़ा। ठीक है, ताकत तो नहीं थी, लेकिन समझा यही जाता। उस वक्त किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि डिब्बियां बेजरर हैं। लेकिन फारूक की डिब्बियां अमेरिकी हुकूमत के कैसे हाथ लग गई थी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये अमेरिकी जासूस ही बता सकेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ ही यही समझ रहा था कि लॉक ने दोनों डिब्बियां अपनी हुकूमत के हवाले कर दी हैं। हकीकत का इल्म तो हमें बाद में लॉक ही से हुआ था। और उस तजुर्बे गाह का क्या हुआ सरेबत, जो उस चट्टान में वहाँ से सब कुछ हटा दिया गया है? सरेबत ने फरीदी की बात काट कर कहा, ये बात तो जाहिर ही थी कि जल्द या बदेर वहाँ धावा बोला ही जाएगा। तो उस चट्टान के अलावा भी किसी जगह का नाम ले सकते थे सरेबत? आखिर तुमने अपनी इतनी महफूज तजुर्बे गाह को भीड़ क्यों चढ़ा दिया? फरीदी ने सवाल किया और फिर जवाब मिलने से पहले ही बोल पड़ा, शायद इसलिए कि तुम इस तरह अपनी कहानी में जोर पैदा करना चाहते थे ताकि बाद में तुम पर शुबा न हो। तुमने ठीक समझा, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें मुझ पर शुबा हो ही गया। सरेबत मुस्कुराता हुआ बोला, इसकी वजह तुम्हारी कहानी के आखिरी हिस्से का झूठ था। फरीदी ने कहा, अगर वो झूठ ना होता तो शायद मैं तुम तक, या दूसरे अल्फाज में तुम्हारी असल शख्सियत तक ना पहुंच सकता। इसके अलावा तुमसे दूसरी गलती ये हुई कि खुद भी अपनी इस ड्रामे का एक किरदार बन गए। तो अपनी जगह तब्दील तो किसी और ज़हीन आदमी को भी मार्सिया के रूप में ला सकते थे सामने। मैं अपनी तंजीम की सरगर्मियों से हमेशा अलग थलग रहा हूँ। इस मरतबा मैंने पहली बार चाहा था कि खुद भी मैदान में आऊं। अब तक तो सिर्फ हुक्म ही चलाता रहा था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। शुबहात के बाद मैंने सोचा कि अब अपने शुबहात को यकीन में तब्दील करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। लिहाजा मैंने जरूरी समझा कि तुम्हारे महल की तलाशी दी जाए। फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए जरूरी था कि तुम्हें महल से हटा दिया जाए। लिहाजा मैंने इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस की तजवीज पेश की कि तुम्हें दूसरों के साथ वहाँ उलझा दिया जाए और खुद महल में कल रात यहाँ इत्मीनान से तलाशी लेना चाहिए। कैसी रही? ओह, सरेबत के चेहरे पर पहली बार गुस्से के आसार पैदा हुए। तो कल रात तुम मेरे यहाँ की तलाशी ले चुके हो? हाँ सरेबत, फरीद शरत अमेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। और फिर मैंने इस बात का बंदोबस्त किया कि मेरे मुल्क से तुम लोगों को एक तार दे दिया गया कि चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस कॉन्फ्रेंस को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मुझे यकीन था कि इसके बाद तुम वापिस यहीं का रुख करोगे। चनाचा आज दिन भर मेरी मसरूफियात यही रही कि इस्तांबुल से आने वाली हर फ्लाइट को चेक करता रहा। आखिर शाम को 7:10 पर आने वाले जहाज से तुम यहाँ पहुँचे। फिर मैंने सोचा कि खाने वगैरह से फारिग होकर तुमसे मुलाकात की जाए। सरेबत की आंखों में गुस्से की चमक बदस्तूर थी। वो बोला, तुमने यहाँ की तलाशी में क्या कुछ पाया? तुम खुद जानते हो कि यहाँ का सिर्फ एक कमरा मेरे काम का साबित हुआ होगा। मैं उसका कफल खोलने में कामयाब हो गया था और फिर बाद में उसे बंद करने में भी। वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर मौजूद है। मुझे 48 मुल्कों की फहरिस्त भी मिल गई थी। ममालिक के दारुल हुकूमतों के नाम के आगे फ्रीक्वेंसी भी लिखी थी। अब जानते हैं मेरा क्या प्रोग्राम है? चलो ये भी बता देता हूँ। इन 38 शहरों में एक एक खाली इमारत खरीदी जाएगी,
फिर मैं यहाँ से ट्रांसमीटर पर तुम्हारी आवाज में हर मुल्क के मार्शल को हदायत करूंगा कि एक खास कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गिरोह के तमाम आदमियों को इस इमारत में जमा किया जाए और खुद मार्शल पंख भी वहाँ मौजूद हो। जब तमाम लोग मुकर्ररा वक्त पर वहाँ जमा हो जाएंगे तो मुसल्लह पुलिस की एक भारी जमीयत इस इमारत को चारों तरफ से घेर लेगी। अब तुम खुद ही समझ सकते हो कि फिर क्या होगा। सरैबक घुराया, क्या तुम समझते हो कि यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे? क्यों नहीं? फरीदी के लहजे में बड़ा एतमाद था। और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां भी होंगी। हमीद ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला। फरीदी का इत्मीनान सुकून उसे शुरू ही से उलझन में डाले हुए था। वो सोचने लगा कि मुमकिन है फरीदी कोई खास इंतजाम करके यहाँ आया हो, लेकिन वो इंतजाम तो बात की चीज थी। अगर सरैबा गुस्से में आकर फौरन ही गोली चला दे तो उन कर्नल साहब क्या हासिल होगा जो इस वक्त किसी फिल्म के हीरो की तरह इत्मीनान से बैठे बातें कर रहे हैं। फिल्म के हीरो को तो मालूम होता है कि उसे गोली नहीं मारी जाएगी क्योंकि कहानी में यह बात नहीं दिखाई गई, लेकिन इस वक्त किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि आइंदा सरैबा का रवैया क्या होगा। अगला बाब है इंजाम कार। फरीदी के इस पुरसकून अंदाज ने सरैबक को भी उलझन में डाल दिया था और ये उलझन उसके चेहरे से साफ आश्कार थी। दफतन वो झुलाए हुए अंदाज में बोला, शायद तुम पुरसकून रहकर मुझे परेशान करना चाहते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी मौत बड़ी दर्दनाक होगी। मैं तुम्हें भूखा प्यासा मारूंगा, चाहे जिस तरह मारना सरैबक, फरीदी ने उकताए हुए अंदाज में कहा। लेकिन हमें कब तक हाथ उठाए रहना पड़ेगा? अब तो बुरी तरह दर्द होने लगा है हाथों में। अपने हबशी गुलाम को बुलाओ ताकि हमारी तलाशी ले, उसके बाद हम अपने हाथ तो नीचे कर सकें। फरीदी के इस अंदाज ने सरैबा के गुस्से को और भड़का दिया। वो दांत पीसता हुआ बोला, मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म किए देता हूँ। हमीद का दिल एक बार की बड़े जोर से धड़का। उसने साफ महसूस किया था कि सरैबक ट्रैगर दबाने ही वाला है। फरीदी ने उसे गुस्सा दिलाकर शायद खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। दफतन हबशी मुलाजिम दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। ठहरिए आका, ठहरिए, अभी गोली ना चलाइए। मैं आपके दुश्मनों की गर्दन अपने हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अपने कमरे में रहना। सरैबक घुर्राया, आका, मैं इस सूरत हाल को देखने के बाद बेचैन हो गया था। मुझसे अपने कमरे में नहीं बैठा गया आका, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके इन दुश्मनों की गर्दन तोड़ दूं। नफतन सरैबक मुस्कुरा दिया। क्यों कर्नल फरीदी, लड़ोगे इससे? मैं तुम दोनों से बैक वक्त लड़ने के लिए तैयार भी हूँ। तुमको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। सरैबक का मुंह बन गया। घमंड नहीं सरैबक, मुझे नाज है। शायद आज तक कोई सही आदमी तुमसे टकराया नहीं। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फरीदी की मुस्कुराहट मार डालने वाली थी। अच्छी बात है, सरैबक ने झुलाए हुए अंदाज में कहा। अब्दुल्ला, इन दोनों की तलाशी लो। अब्दुल्ला ने तलाशी ली। हमीद तो खाली जेब ही था, लेकिन अब फरीदी भी खैर मुसल्ले हो गया। हबशी ने उसका रिवॉल्वर निकाल लिया था। सरैबक ने अपना रिवॉल्वर भी हबशी को दे दिया और उससे बोला, होशियार खड़े रहो। हबशी ने सर हिला दिया था। आओ कर्नल फरीदी। सरैबक खड़ा हो गया। हमीद समझ रहा था कि अब सरैबक की मौत आ गई है, लेकिन उसकी मौत के बाद क्या होगा? ये स्याह हबशी जो सरैबक के कौल के मुताबिक अपने उसके पसीने की जगह खून बहा सकता है, क्या ये बर्दाश्त कर सकेगा कि उसके आका को मार डालने वाले जिंदा बच जाएं? सरैबक और फरीदी ने अपने कोट उतारकर सोफे पर डाल दिए। अब वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। कमरा इतना वसी और रीस था कि वहां दो आदमी बाकायदा नंबर आजमा हो सकते थे। हमीद भी खड़ा हो गया। उसने सोच लिया था कि मौके की ताक में रहेगा और हबशी को बेखबर देखते ही उस पर टूट पड़ेगा। वैसे भी अभी तक तो हबशी पूरी तरह चौकन्ना मालूम होता था और दोनों रिवॉल्वर उसके हाथों में दबे हुए थे। आओ फरीदी, पहले तुम हमला करो, सरैबक बोला। नहीं सरैबक, मुझे डर है कि फिर तुम्हें हमला करने की हसरत ही रह जाएगी।
फरीदी की मुस्कुराहट बड़ी जहरीली थी। अच्छी बात है। सराबक ने तेजी से आगे बढ़कर फरीदी के बाएं जबड़े पर मुक्का मारना चाहा। फरीदी ने बड़े इत्मीनान से उसका वार बाएं कलाई पर रोकते हुए दाएं हाथ का पंच उसकी ठोड़ी पर रसीद किया। हुक! सराबक के मुंह से हिचकी की सी आवाज निकली थी। वो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे वो तेवरा कर गिर पड़ेगा, लेकिन वो फिर संभल ही गया। अब वो चंद कदम के फासले से फरीदी को बड़े खा जाने वाले अंदाज में देख रहा था। फरीदी अपनी जगह ही पर खड़ा रहा। उसके होंठों पर भी अभी भी मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो उसके दुश्मनों की हड्डियां तक सुलगा कर रख देती थी। ओह! सराबक ने दांत पीसते हुए उस पे छलांग लगाई। फरीदी ने उसे दोनों हाथों से रोक लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसे भी सराबक की ताकत का सही अंदाजा नहीं हो सका था। वो एक झटके के साथ पीछे हटा था और फिर जब पैर उखड़ जाएं तो फिर उन्हें जमाना बड़ा दुश्वार होता है। सराबक उसे धकेलता हुआ दीवार तक ले चला गया। अब फरीदी की पीठ दीवार से लग गई थी। सराबक ने एक हाथ से फरीदी का दायां हाथ पकड़ा और अपने दाएं हाथ की कलाई फरीदी की गर्दन से लगाकर जोर लगाने लगा। शायद वो इस तरह फरीदी का गला घोंटकर मार देना चाहता था। फरीदी का चेहरा सुर्ख हो गया, शायद सांस रुकने लगी थी। हमीद ने मुसरबाना अंदाज में पहलू बदला। गैर इरादी तौर पर उसके कदम आगे बढ़ गए थे। नहीं, हबशी कुराया, तो अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे। हमीद को ठठक कर रुक जाना पड़ा। अचानक फरीदी ने अपने जिस्म का सारा बोझ सराबक की कलाई पर डाल दिया। दोनों टांगे फर्श से उठा ली और उन्हें सकोड़ा। फिर दोनों पैर सराबक के सीने पर लाकर उसे पूरी कुव्वत से धकेल दिया। सराबक लड़खड़ा कर पीछे चलता गया, हटता चला गया, लेकिन उसके हटते ही फरीदी भी फर्श पर गिरा। इस तरह चित गिरने से यकीनन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती, लेकिन उसने गिरते गिरते फिर फुर्ती से कलाबाजी खाई और एक लौटा लगाकर उछल कर खड़ा हो गया। वंडरफुल! हमीद उछल कर चीखा। सराबक फरीदी से कुछ फासले पर खड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था। रुक क्यों गए सराबक? आओ, फरीदी बोला। अभी तो तुमने सिर्फ 2 हमले किए हैं, तीसरा हमला और करो, इसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा। दूसरा हमला तुमने पहले हमले से ज्यादा मुहतात होकर किया था, इसलिए अब तीसरे हमले में तो पूरी तरह मुहतात रहोगे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई हसरत दिल में न रह जाए। सराबक ने होंठ भींच लिए, मगर इस मरतबा उसने फरीदी पर छलांग नहीं लगाई थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। फरीदी ने अपनी जगह से जंबिश भी नहीं की थी। हमीद ने कंखियों से हबशी की तरफ देखा, लेकिन उसे होशियार ही पाया। करीब पहुंचते ही सराबक ने फरीदी के जबड़े को निशाना बनाने की कोशिश की थी। फरीदी ने हस्बे साबिक उसका वार कलाई पर रोकते हुए दाएं हाथ का पंच एक बार फिर सराबक की ठोड़ी पर लगाने की कोशिश की थी, मगर इस मर्तबा सराबक ने भी उसका वार रोक लिया था। ना सिर्फ रोक लिया था, बल्कि फरीदी की कलाई पकड़कर एक झटके से मरोड़ दी। फरीदी एकदम घूम गया। अगर ना घूमा होता तो यकीनन उसका हाथ टूट जाता। सराबक किसी भैंसे की तरह जानदार था। वैसे ही फरीदी की पुश्त सिर्फ ऐबक की तरह हुई। सराबक ने अपने दोनों हाथ उसके बगलों के नीचे डालते हुए ऊपर की तरफ घुमाए और फरीदी की गर्दन उसकी तरफ लाकर अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली। अब वो सिर्फ तरफ आम में फरीदी की कैंची लगा चुका था। बज़ाहिर ऐसा मालूम हुआ जैसे फरीदी बेबस हो गया हो। सराबक उसे धकेलता हुआ दीवार की तरफ ले चला। ये बात साफ जाहिर थी कि अब वो फरीदी को दीवार के करीब ले जाकर उसके सर को दीवार से टकरा कर फाड़ डालना चाहता है। हमीद ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन हबशी इस वक्त भी गाफिल न था। दीवार से फरीदी का फासला 1 गज के करीब रह गया होगा कि फरीदी ने अपने दोनों टांगे उठाकर सकोड़ ली। इतनी देर में ये 1 गज का फासला घटकर सिर्फ 1 फुट का रह गया था। फरीदी ने अपने दोनों पैर दीवार से लगाकर पूरी कुव्वत से सराबक पीछे की तरफ धकेला। सराबक लड़खड़ा गया था। वो कई कदम पीछे हटता चला गया और फिर उसकी टांगें आपस में उलझी और वो ढेर हो गया। फरीदी उसके ऊपर था, लेकिन अब उसकी गर्दन से कैंची निकल चुकी थी। वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। सराबक ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई थी। वो उछलकर फरीदी से दूर हटता चला गया। शायद उसे खदशा हुआ था कि फरीदी अचानक ही उस पर न टूट पड़े। फरीदी हंस दिया।
डरो नहीं सरैबक, मैं धोखे से हमला नहीं करूंगा। सरैबक की सांस अब बुरी तरह फूल चुकी थी। अब तुम संभलो, फरीदी कहता हुआ आगे बढ़ा। सरैबक ने भी पोजीशन ले ली, लेकिन वो बिखरे हुए फरीदी का एक वार भी न रोक सका। उसको यूं महसूस हुआ जैसे फरीदी उसके जबड़े को निशाना बनाना चाहता है। वो वार रोकने की कोशिश करता, लेकिन फरीदी का घोंसा उसके पेट पर पड़ता। फिर जब पेट में जाने की कोशिश करता तो जबड़े से हिलवाए जाते। सरैबक बुरी तरह बौखला गया। फरीदी ने गोया उसे अपने घोंसों पर रख लिया था। सरैबक के होंठ फट गए और उनसे खून निकलने लगा। बाईं आंख के करीब एक जगह नील पड़ गया था। फरीदी औकात की तरह उस पर झपटता रहा और उसके करीब पहुंचते ही तेजी से बैठ गया, लेकिन उसे उठते हुए भी चंद सेकंड लगाए थे। उसका बायां हाथ सरैबक की गर्दन पर पहुंचा था और दूसरे हाथ ने सरैबक की रान पकड़ ली। फिर दूसरे ही लम्हे सरैबक फरीदी के सर से बुलंद होता चला गया और एक धमाके के साथ फरीदी ने उसे फर्श पर दे पटका। सरैबक उठ न सका। अब वो फर्श पर पड़ा इस तरह हाथ पैर मार रहा था जैसे समंदर में डूबने से बचना चाहता हो। हबशी गुलाम मुंह फाड़े खड़ा था। उस वक्त उसकी सारी तवज्जो सरैबक की तरफ थी। हमीद ने मौका गनीमत जाना और एकदम उस पर छलांग लगा दी। उसे तो यकीन था हबशी कतई बेखबर है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। हबशी ने एकदम अपने रिवॉल्वर फेंक कर दोनों हाथों से हमीद को जकड़ लिया। उसने हमीद के दोनों हाथों को मोड़कर उसकी पुश्त पर कर दिया था। अब अगर हमीद हिलने की जरा भी कोशिश करता तो हाथ टूट जाने का एहतमाल था। हबशी के जिस्म में जबरदस्त कुव्वत थी। उसने हमीद को भेंचकर अपने सीने से लगा लिया और दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ उसकी तवक्को हमीद को हरगिज ना थी। हबशी के स्याह होंठों ने हमीद के गाल का भरपूर बोसा लिया। हमीद के मुंह से गालियां उगल पड़ी। बस एक प्यार और कर लेने दो प्यारे भाई। हबशी घुरियाया। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हमीद की खोपड़ी नाच गई। वो आवाज से 100% इमरान की थी। ओह खुदा तुम्हें गौरव करे सुअर। हमीद हलक फाड़ कर चीखा, लेकिन इमरान ने उसकी परवाह न की और दूसरा बोसा लेने के बाद ही उसे छोड़ा। खुदा की कसम मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। हमीद उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला। अब ऐसा भी क्या यार, इमरान ने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा। प्यार ही तो किया था। फरीदी का कहका कमरे में गूंजा। सरैबक का बेहिस्सो हरकत पड़ा था, लेकिन उसकी सांसों की आमतरफ साफ मालूम हो रही थी। वो बेहोश था। इमरान छलांग लगाकर फरीदी के पीछे आ गया और घबराता हुआ बोला, खुदा के लिए बचाइए इस मोजी से। खत्म करो हमीद। फरीदी हाथ उठाकर बोला, हमें कुछ और काम भी करना है। हमीद रुक गया। न जाने ये फरीदी की बात का असर था या उसकी सांस ही इतना फूल गई थी, लेकिन वो खूनख्वार नजरों से इमरान को घूरता हुआ रुमाल से अपने गाल रगड़ता रहा। अब तुम भी आ जाओ असद, इमरान बोला। दरवाजे से कोई अंदर आया। यकीनन असद होगा, लेकिन वो भी मेकअप में था। जिस्म पर मुलाजमों के कपड़े थे। इस दौरान में वो लोग सरैबक की तरफ से लापरवाह हो गए थे। लापरवाही की वजह भी ये थी कि उन्होंने उसे बेहोश समझ लिया था, लेकिन ये दरअसल सरैबक की चालाकी थी कि वो बेहिस्सो हरकत हो गया। गालिबन उसे एहसास हो गया था कि फरीदी से मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन है। फिर उसने फरीदी और इमरान वगैरह की गुफ्तगू से समझ लिया होगा कि उसकी बिसात उल्टी जा चुकी है। वो मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आखिरी हद तक कोशिश करता रहा। इंतकाम के शोले उसके सीने में सुलग रहे थे। उसने ये आहिस्तगी अपने हाथों की हरकत दी और जेब से एक चाकू निकाला। फरीदी वगैरह इस वक्त चौंके जब उन्हें चाकू खुलने की खड़खड़ाहट सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकते, सरैबक ने चाकू फरीदी की तरफ खींच मारा। फरीदी तो बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा गया था और इमरान ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह ना बच सका। चाकू उसके बाजू को थोड़ा सा काटता हुआ निकला और दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। सरैबक जिस दीवार के करीब गिरा था वहीं एक खिड़की भी थी। सरैबक उसकी तरफ छलांग लगाया कर उसके जिस्म में जैसे स्प्रिंग लगे हुए हों, फिर वो खिड़की से दूसरी तरफ निकल गया। रुक जाओ सरैबक, वरना गोली मार दूंगा, फरीदी खिड़की की तरफ झपटता हुआ चीखा। लेकिन हकीकत यह थी कि वो सरैबक को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था।
عمران نے فرش پر پڑا ہوا سریبہ کا چاقو اٹھایا اور کھڑکی کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ اور فریدی ایک دوسرے کے پیچھے کھڑکی سے دوسری طرف کود گئے۔ یہ ایک راہداری تھی۔ اس کے موڑ پر سریبک دکھائی دیا۔ فریدی اور عمران اس طرف دوڑ پڑے۔ اپنے پیچھے وہ اسد اور حمید کو قدموں کی آوازیں بھی سن رہے تھے۔ بازو سے بہنے والا خون عمران کے لباس کو رنگین بنا رہا تھا۔ عمران، تم پٹی باندھ لو، فریدی نے بھاگتے ہوئے کہا، ورنہ خون بہت نکل جائے گا۔ خون نکلتا ہے تو نکلے، سر ایبک کو نہیں نکلنا چاہیے۔ میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا، فریدی نے کہا، لیکن عمران رکے بغیر دوڑتا رہا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سر ایبک کا کھلا ہوا چاقو تھا۔ سر ایبک نے محل کے بیرونی دروازے کی راہ لی تھی۔ وہاں سے وہ اپنی کار کی طرف لپکا جو پورچ میں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ممکن ہے فریدی عمران کے یہاں پہنچنے سے قبل وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہو اور اسی لیے اسے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی گراج سے نکلوائی ہو۔ رک جاؤ ایبک، فریدی چیخا، لیکن سر ایبک نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فریدی اور عمران اس سے اتنے دور تھے کہ جب تک وہ گاڑی کے قریب پہنچتے، سر ایبک اس میں بیٹھنے کے بعد انجن سٹارٹ کر کے اسے چلا بھی چکا ہوتا اور پھر فریدی یا عمران اس کا تعاقب بھی نہ کر سکتے، کیونکہ وہاں کوئی اور گاڑی نہ تھی۔ فریدی نے فیصلہ کیا کہ اسے سر ایبک کی ٹانگ پر گولی مار دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا، عمران نے بھاگتے ہی بھاگتے سر ایبک کا چاقو فوراً اس پر کھینچ مارا۔ چاقو فضا میں سنسناتا ہوا گیا اور سر ایبک کی ران میں پیوست ہو گیا۔ یہ ہے نشانہ سر ایبک، عمران چیخا۔ چاقو لگتے ہی سر ایبک لڑکھڑا کر گرا، لیکن گرتے ہی اس نے چاقو اپنی ران سے نکال کر دانت پیستے ہوئے فریدی اور عمران کی طرف پھینکا۔ اس مرتبہ وہ دونوں ہی اس کی زد سے نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے اسد اور حمید نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ سر ایبک اٹھا اور بدقت تمام لڑکھڑاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا، لیکن ٹھیک اس وقت جب کہ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا، عمران نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ بات تو سنو یار، بڑے بے مروت ہو۔ سر ایبک پلٹ کر عمران سے لپٹ پڑا۔ ہیں، ابھی مزاج درست نہیں ہوئے، عمران نے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ناک پر مارتے ہوئے کہا۔ سر ایبک لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، ران کے زخم کی وجہ سے سنبھل بھی نہ سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ اب اگر اپنی جگہ سے اٹھے نا تو بیٹا بہت بری طرح ماروں گا، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ فرید تو عمران کے ساتھ ہی سر ایبک تک پہنچ چکا تھا۔ عمران سر ایبک کا کالر پکڑتے دیکھ کر اس نے دخل اندازی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اسد اور حمید بھی ہانپتے ہوئے قریب آ گئے۔ سر ایبک میں اٹھنے کی ہمت نہ رہ گئی تھی۔ اس کی ران سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کا چہرے پر تکلیف کے اثرات نہیں تھے۔ اپنے اس زخم کے تم خود ذمہ دار ہو، فریدی نے اس سے کہا۔ سر ایبک کچھ نہ بولا۔ وہ ہونٹ بھینچتے باری باری سے فریدی اور عمران کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے بس چلے تو کچا چبا جائے۔ اگلا باب ہے تختہ دار پر۔ بعد میں حمید کو پتہ چلا کہ عمران نے آج ہی صبح اس جنسی اور ایک دوسرے ملازم پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے وہ چوری چھپے محل میں داخل ہوئے تھے اور تنہائی میں ان دونوں کو چھاپ لیا تھا۔ میک اپ کرنے کا سامان اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تھے۔ حبشی کا میک اپ عمران نے کیا اور اسد نے دوسرے ملازم کی صورت اختیار کی۔ حبشی اور دوسرے ملازم کو محل ہی کے ایک کام کرنے کے کمرے میں ہاتھ پیر باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر ڈال دیا تھا۔ انہیں دونوں کو مار کوٹ کر ان سے وہ تمام باتیں بھی معلوم کی تھی جن کا جاننا ان کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اگر وہ باتیں نہ معلوم کی جاتی تو عمران اور اسد اپنے نئے رول انجام دینے میں ناکام رہتے۔ پھر فریدی اور حمید کے وہاں پہنچنے کے بعد ہی ان دونوں نے محل کے باقی سب ملازموں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ فریدی نے سر ایبک سے بنے بنائے پلان کے تحت اس قسم کی گفتگو کی تھی کہ سر ایبک خود ہی تمام راز سے پردہ چاک کر دے۔ اس دوران میں عمران دروازے ہی پر کھڑا ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈ میں ان کی گفتگو ٹیپ کرتا رہا تھا۔ یہی ٹیپ بعد میں ثبوت کے طور پر سر ایبک کے خلاف عدالت میں پیش کیا گیا۔
اس کے علاوہ محل میں مخفل کمرے کے ٹرانسمیٹر اور کمرے کی دوسری چیزوں پر سرابہ کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ 38 ملکوں کی فہرست میں سرابہ کے طرز تحریر بھی تھی۔ سرابہ کی گرفتاری کو 10 دن تک راز میں رکھا گیا تھا۔ 10ویں دن اعلیٰ پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ دنیا کے 38 ممالکوں کے دارالحکومتوں سے 7,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ یہ سب کالی تنظیم کے سرگرم کارکن تھے، لیکن یہ خبر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی کہ گرفتار شدگان میں 7 ملکوں کے برسر اقتدار پارٹیاں بھی تھیں۔ فریدی اور سرابہ کی گفتگو کا ٹیپ ان لوگوں کے خلاف ایک اہم ثبوت تھا جس کی بنا پر وہ سزا سے نہ بچ سکے، اور تب لوگوں کو یقین آیا کہ ان لوگوں کا تعلق بھی کالی تنظیم سے تھا، اور ان ڈبیوں کے ذریعے دنیا میں جو خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا اس کا مقصد بیشتر ممالک میں انقلاب لانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد ان 7 ملکوں میں انہی پارٹیوں کا اقتدار بحال ہو گیا جن کا تختہ الٹا گیا تھا۔ جب کالی تنظیم کے افراد کو اپنے چیف سربراہ کی شخصیت کا علم ہوا تھا تو وہ لوگ بھی متحیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے، اور انہیں بڑی مشکل سے اس حقیقت پر یقین آ سکا تھا۔ ان تمام ہنگاموں سے نپٹنے کے بعد فریدی نے اطمینان کی سانس لی۔ آج مجھے ایک طویل عرصے کے بعد سکون محسوس ہو رہا ہے، فریدی نے کہا تھا۔ جب تک یہ تنظیم زندہ رہی میں اپنے ذہن پر ایک دباؤ سا محسوس کرتا رہا۔ اب میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے ایک عالمی خطرہ ٹل چکا ہے۔ آگے چل کر یہ تنظیم بے حد خطرناک ثابت ہوتی۔ ویسے اس مرتبہ بھی اس تنظیم نے کچھ کم غضب نہیں ڈھایا تھا، دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ لیکن سرابق سے آپ کا مقابلہ میرے لیے بڑا مایوس کن رہا، حمید بولا۔ کیوں؟ ارے 1 منٹ میں فیصلہ ہو گیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زبردست مارکا ہو گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ جوڈو کے فن میں مہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی سپرمین بن جائے۔ لیکن آپ سرابق سے بالکل سپرمین کے انداز میں باتیں کر رہے تھے جناب والا۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے جھلاہٹ میں آپ پر گولی داغ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس بات کا نہ سوچا ہوگا؟ کیا مطلب؟ فرزندوان میرے لباس کے نیچے بلٹ پروف تھے۔ مجھے پہلے ہی سے احساس تھا کہ ایسی سچویشن ضرور پیدا ہوگی کہ وہ جھلا کر مجھ پر گولی چلا دے گا۔ اوہ، فریدی نے پلکیں چپکائیں اور پھر منہ بنا کر بولا، لیکن میں تو بلٹ پروف نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ پر گولی چلاتا تو ساری حسرتیں دل میں ہی رہ جاتی۔ کتنی آرزو ہے کہ آپ کے سر پر صحرا بندھا ہوا دیکھوں۔ تم سے پہلے وہ مجھ پر گولی چلاتا، بعد میں تمہاری باری آتی، اور وہ باری آنے سے پہلے ہی میں اس پر ٹوٹ پڑا ہوتا۔ ویسے دروازے پر کھڑا ہوا عمران بھی غافل تو نہ تھا۔ عمران، حمید کا منہ بن گیا۔ غیر ارادی طور پر بایاں ہاتھ اس گال سے جا لگا جہاں عمران نے بوسہ ثبت کیا تھا۔ فریدی کو ہنسی آ گئی اور حمید جھینک گیا، پھر کھسیائے ہوئے انداز میں بولا، اگر آپ مجھے نہ روکتے تو میں اسے مارے بغیر نہ چھوڑتا۔ خیر اب اتنے طاقتور بھی نہیں ہو کہ اس پر حاوی آ سکو۔ مجھے یاد ہے محل میں آپ بھی اسے قابو نہ کر سکے تھے۔ غضب کا فرتیلا ہے، فریدی نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ بجلیاں بھری ہوئی ہیں اس کے جسم میں۔ اچھا، آپ میرے سامنے تو اسے تعریف نہ کیا کیجیے، حمید نے منہ بنا کر کہا۔ فریدی ہنس کر چپ ہو گیا۔ چند دن بعد حمید نے فریدی کے ہاتھ میں خط دے کر پوچھا، کس کا ہے؟ عمران کا، فریدی نے جواب دیا۔ کیا لکھتا ہے؟ مالانوف لاک اور فلپ آج کل اس کے ملک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے ہم دونوں کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی ہے، لیکن ایک بات اس نے بڑی پیاری لکھی ہے۔ کیا؟ حمید کے منہ سے نکلا۔ فریدی کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آخر میں لکھا ہے اس نے کہ پیارے بھائی کی خدمت میں 1 عدد بوسہ عرض کر دیجیے گا۔ الو کا پٹھا، حمید بڑبڑایا، تم آخر لوڈیوں کی طرح کیوں جھینپتے ہو؟ مرد بچے ہو یا یار؟ مرد بچے ہو یار۔ مت بور کیجیے، حمید منہ بنا کر بولا، پھر بات آئی گئی ہوگی۔
کچھ عرصے بعد اخبارات کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا کہ کالے تنظیم کے بیشتر افراد کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہیں صرف چند سال جیل میں رہنا تھا۔ 38 ملکوں کے مارشل فنگ بجلی کی کرسیوں پر بٹھائے گئے تھے۔ سریبا کو بین الاقوامی عدالت نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ فریدی کے اس کارنامے کے بعد اس کا نام دنیا کے بچے بچے کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس مرتبہ بھی لوگوں کو یہ حسرت ہی رہ گئی کہ فریدی کی تصویر اخبارات میں شائع ہوتی اور وہ دنیا کے اس عظیم ہیرو کو دیکھ لیتے، لیکن یہ بات کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکی کہ اس کارنامے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق بھی فریدی کا شریک کار تھا۔ ختم۔ اچھا، آپ لوگ اتنا انٹرسٹنگ ناول دیکھ لیے، سن لیا ہے، تو اب کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگلا ناول کون سا مجھے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کا یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے ریویوز وغیرہ ضرور دیجیے گا، اور پلیز 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 لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ضرور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔